Assalamu alaikum and good morning to you all. Again, I am in front of you all with the topic. We have started the topic, the first chapter of class 11 physics. So, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में what is dimensions, why we need measurement, and the dimensions of some physical quantities, what is physical quantities, what is derivative quantity. I have already taught you, and today we are going to continue that with the topic that principle of homogeneity. अगर आप लोग वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग वो फर्स्ट लेक्चर देख के आए, उसके बाद समझ में आएगा। वो फर्स्ट चैप्टर आप लोग यूट्यूब में जाके सर्च करें कि क्लास 11 फिजिक्स व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग साइंस एक्सपो साइंस एक्सपो 777 ये सर्च करें, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा वो पार्ट 01 है ना, वो मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने आप लोग डायमेंशन के बारे में मैंने पढ़ा दिया है कि डायमेंशंस, व्हाट इज डायमेंशंस? डायमेंशंस आर द पावर्स टू व्हिच द फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड अदर क्वांटिटीज। डायमेंशंस आर द पावर्स। ओके, सो आप लोगों का डायमेंशंस नहीं आता तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो पहले जाके वो डायमेंशंस वाला देख ले, उसके बाद ये पे आए। अगर आप लोग को आता है वो तो कोई बात नहीं, आप लोग ये समझ सकते हैं, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये पहले इसका डिफिनेशन लिख लें। तो इसमें क्या कहता है कि द डायमेंशंस, डिफिनेशन में लिख रहा हूं, द डायमेंशंस ऑफ each term, the dimensions of each terms in the equation must be same, must be same, or we can add, or we can only add or subtract, the similar quantities, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इन द इक्वेशन मस्ट बी सेम, है ना। वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट ओनली द सिमिलर क्वांटिटीज। मतलब जो है ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये मदद करेगा, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है सिमिलर क्वांटिटी को सिर्फ ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये देखिए, तो यहाँ पे यूनिट दोनों का सेम है, ये दोनों फिजिकल, दोनों फोर्स का यूनिट है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 5 न्यूटन प्लस 5 सेकेंड, कैन बी ऐड? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। So this line gives the meaning of this question. Okay, so 5 Newton plus 5 second we cannot add. This is not possible. We can only add or subtract the similar quantities which are similar in nature. Okay, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो कहता है। तो आप लोग ये लाइन याद रखें, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म्स इन द इक्वेशन मस्ट बी सेम। ओके, ये लाइन याद रखें। तो हम आज अब क्वेश्चन लगाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूं। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशन of a and b in the equation v is equal to a plus bt। आप लोग द फिजिक्स में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। where b is equal to velocity and time is equal to, v is equal to velocity and time is equal to, and t is equal to time, Okay,
तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने क्या कहा कि ईच टर्म्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। तो सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, है ना। तो v माइनस a माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गया। अब ईच टर्म यहाँ पे देखिए तो कितना टर्म है 1 2 3 terms are separated by plus and minus. Terms are separated by plus and minus. Okay. So there are three terms, and each terms, and we are applying here principle of homogeneity. Okay. So what principle of homogeneity tells us? Then the dimensions of B is equal to the dimension of A. Okay. The dimensions of B is equal to dimension of this A. Then we are writing here dimensions of V is equal to dimension of A, dimension of A. Okay, dimension of B is equal to dimension of A. We have applied here the principle of homogeneity. Okay, then dimension of B is what here? Velocity. What is the dimensions of velocity? Velocity is equal to meter per second, means L upon T, means L t minus 1, lt minus 1, or we can write here m to the power 0 lt minus 1. Okay, and dimension of velocity is m0 lt minus 1. Okay, this is the dimension of velocity. And dimensions of A, we don't know the dimensions of A, so dimension of A is equal to m0 lt minus 1. Okay, dimension of A is equal to m0 lt minus 1. We are getting it easily. Okay, now the number is B. Okay, now the B means the dimensions of A is equal to the dimension of BT. Okay, or we can you can write here the dimensions of B is equal to the dimension of BT. Anyone you can write. Okay, I am writing it. The dimension of A is equal to dimensions of BT. D means dimension. Okay, the dimension of A, what we have dimension of A? This m0 lt minus 1. Okay, and dimension of dt, b and t have t means here time. Time. What is the dimension of time? Time is equal to t. Okay, now b is equal to m0 lt minus 1 divided by t. Okay, divided by t. Now b is equal to what? B is equal to this t will go up m0 lt minus 2. We get a हम लोग क्या यहाँ पे क्या फाइंड किया? ए और बी का हमारे पास डायमेंशंस आ गया। ए और बी ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आप लोग नोट भी बनाते जाइए ताकि आप लोगों को सही हो, आप लोगों को आसान हो। नोट भी बनाते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है? क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर बी है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2, find A, B, C, D and E in the equation in x is equal to A plus BT plus CT square plus DT cube by E plus T. Okay, E plus T. This is the equation where x is equal to displacement, x is displacement and t is equal to time. Okay, we have given the equation. Now solve it. Solution: x minus a minus bt plus c t square minus dt square dt cube by e plus t is equal to 0. Okay, is equal to dt cube. Yes, dt cube. Now the dimensions of x is given here, displacement. The dimension of x is equal to the dimension of a. This we are applying a principle of homogeneity. Okay, dimension of x is equal to dimension of a. Dimension of x, what we have? Displacement means distance means l, distance means length. Okay, and dimensions of a we have found here. Okay, I've already, we get the dimension of a is equal to l. Okay, now dimension of b,
And what we can write the dimension of a x is equal to the dimension of bt. Okay, and now second number, dimension of a is equal to dimension of bt. Okay, dimension of a what we have, l. Dimension of bt means b we don't have, and t means time, time means this, and b is equal to what we have, l t minus 1. Okay, l t minus 1. आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल अलजेब्रा होना चाहिए, इंडिसेस होना चाहिए, तब ये होगा. तो डायमेंशन ऑफ बी वी हैव ऑलरेडी फाइंड. नाउ द डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, देन डायमेंशन ऑफ x is equal to the dimension of ct, c t square. Okay, dimension of x we have l, and c we don't have, and t square. Now where c we will have is l t minus 2. Okay, we got it, c. Now the dimension of this, now we have to find this. At first before finding this we have to find this part. This is the time, this is time, and this is e. So हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए कि ये टाइम से टाइम ही जुड़ा जाएगा. क्या जुड़ा जाएगा? टाइम से टाइम ही जुड़ा जाएगा. यहाँ पे जैसे कि 5 न्यूटन होता, यहाँ पे 1 सेकेंड होता, तो ये इम्पॉसिबल था. सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हम जोड़ सकते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि ये डायमेंशन, ये टी का, ये ई का डायमेंशन में क्या होना चाहिए, टी ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ जोड़ सकते हैं, है ना, और अलग अलग क्वांटिटीज को नहीं जोड़ सकते. तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि ई का डायमेंशन भी टी होना चाहिए. तो नाउ डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी होना चाहिए, है ना, डायमेंशन ऑफ टी. फर्स्ट ये पार्ट हम लोग देख रहे हैं. नाउ डायमेंशन ऑफ ई का क्या मिला, ये डायमेंशन ऑफ ई, डायमेंशन ऑफ ई का क्या मिला, डायमेंशन ऑफ ई प्लस टी, है ना, डायमेंशन ऑफ टी. तो टी का डायमेंशन क्या है, टी है. तो डायमेंशन ई का क्या आ गया, टी आ गया, है ना, क्या आ गया, ई का टी आ गया. अब ये होल पार्ट हम देखेंगे. यहाँ पे ई का वैल्यू भी आ गया, ई का वैल्यू क्या आ गया, टी आ गया, है ना, टी आ गया. अब ये होल पार्ट देखेंगे हम. अब ये होल पार्ट देखने के लिए अब यहाँ पे t प्लस टी आ गया, यार इसका वैल्यू भी t आ गया, यहाँ पे भी t है, तो 2t नहीं होगा क्या. जैसे कि 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, तो कितना सेकेंड होता है, 10 सेकेंड होता है. तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एक ही t होगा, क्या होगा, एक ही t होगा. हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायमेंशन एक ही t होगा. ओके, नाउ आई एम रॉबिंग इट. I'm robbing it. Now dimension of यहाँ पे t मिल गया. डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब बाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या e का क्या निकाला, t निकाला. तो t प्लस टी, 2t नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, t ही लिखना है ना. टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू टाइम नहीं होगा, है ना. तो x का डायमेंशन क्या है, l है ना. तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ डी t का क्या है, t क्यूब है ना, और t का क्या आ गया, यहाँ पे t आ गया. तो एक t कट गया, है ना, यहाँ से एक और एक ये कट गया. तो यहाँ पे क्या आया, d t स्क्वायर आया, है ना, डायमेंशन t स्क्वायर आया. अब d इज इक्वल टू क्या आया, l t माइनस 2, है ना. तो यहाँ पे हम फाइनली लिख सकते हैं इज इक्वल टू n0 l t माइनस 2. यहाँ पे हमारा आंसर आ गया. देखिए, a का भी मिल गया, b का भी मिल गया, और c का भी मिल गया. ऐसे इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question we have question number 3. Find a by b in p is equal to a minus t square by bx, where p is equal to pressure, t is equal to time, and x is equal to displacement. X is equal to displacement. Okay, now we are going to find it. Okay, so at first find this part. Okay, means यहाँ पे यह t है ना, यहाँ पे t है, तो हमें इससे क्या मालूम चलता है, इसका डायमेंशन भी t के डायमेंशन से सेम हो, है ना, t के डायमेंशन की तरह हो. तो इसी तरह से हम क्या मालूम पड़ता है कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर, है ना. डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर. तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ a क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू t, मतलब तो हमारा टाइम दिया हुआ है, तो डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर आ गया, है ना. तो डायमेंशन ऑफ a आ गया, कितना आ गया, t स्क्वायर. अब हम लगाएंगे यहाँ पे p. तो अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या लगाएंगे, अगेन देखिए लगाएंगे डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, अब ये होल लगेंगे. अब होल का मतलब ये पे t हो गया, या फिर ये भी टाइम हो गया, ये भी टाइम हो गया. तो टाइम का कोई भी एक यूनिट लिखा जाता है, तो क्या हो गया, यहाँ पे t स्क्वायर हो गया. यहाँ पे ऐसे लिख लेना, a प्लस टी, a माइनस
टी स्क्वायर बाई बी एक्स है ना, ए माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। अब डायमेंशन ऑफ पी का क्या है फॉर्मूला, पी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपन एरिया है, फोर्स अपन एरिया। तो फोर्स का क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। मैंने याद कराया था ना कि फोर्स का याद रखिए कि एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या है एल स्क्वायर, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये प्रेशर का हो गया, ये क्या हो गया, प्रेशर का हो गया। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या आ गया यहाँ पे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर का डायमेंशन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये डायमेंशन ए का भी आ गया, ए का क्या आ गया टी स्क्वायर है ना। तो इसका जरूरत नहीं है कि, क्योंकि हम सिमिलर क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं। अब बी का तो हमें मालूम नहीं है, एक्स का क्या है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट बस एल हो गया है ना। अब हो गया एल, अब इसको देखिए, अब क्या कहिए, एम एल माइनस वन टी माइनस टू करिए इधर, अब इसको ऊपर ले जाइए है ना। तो वन बाई, इसको ऊपर ले जाने के बाद क्या होगा, एल माइनस वन टी टू, यहाँ पे बी बच गया है ना। अब इसको नीचे ऊपर करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है इसको इस साइड देंगे, इसको इस साइड देंगे। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया कि एल माइनस वन टी टू बाई क्या आ गया यहाँ पे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ गया है ना, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको, अब इसको रेशनलाइज कर दे, बी इज इक्वल टू ये एम ऊपर चला जाएगा है ना, एम ऊपर चला जाएगा माइनस वन, उसके बाद ये एल माइनस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये टी माइनस में है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी टू द पावर 4 हो जाएगा, टी टू द पावर 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास बी का वैल्यू कितना आ गया, एम माइनस वन टी माइनस टू, और एल का पावर 0 आ गया है ना। अब हमारे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए और बी का बोल रहे हैं फाइंड करना है ना, ए का भी हम बी का बोल रहे हैं। अब ए बाई बी का कैसे फाइंड करें, ए बाई बी। अब ए का डायमेंशन क्या हमने फाइंड किया, टी स्क्वायर, क्या आ गया टी स्क्वायर, और उसके बाद बी का डायमेंशन क्या आया, बी का डायमेंशन एम माइनस वन टी टू द पावर 4 आया है ना, टी टू द पावर 4 आया। अब यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, एम यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे टी माइनस टू है ना। तो इसको फाइनल हम क्या लिख सकते हैं, एम वन एल जीरो एंड टी माइनस टू। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, एम टू द पावर वन, एल टू पावर जीरो एंड टी टू द पावर माइनस टू। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, आप लोग नोट भी बनाते जाइए ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा ये डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड अल्फा इन p इज इक्वल टू p नट p माइनस अल्फा t स्क्वायर where t is equal to time, where t is equal to time, okay, where t is equal to time। अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन e is equal to माइनस अल्फा t स्क्वायर है, ये हमारे पास इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हमको ये डायमेंशंस को हमारे पास t सिर्फ दिया हुआ है ना, और ये अब देखिए तो कोई भी या एक्सपोनेंशियल में कभी देखा है इज इक्वल टू 5 kg, कहीं पे यूनिट नहीं दिखा है। E इज इक्वल टू 5 न्यूटन 10 न्यूटन कभी देखा है, नहीं देखा है। तो E के जो पावर में कोई भी नंबर रहता है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। E के पावर में कोई भी रहता है तो वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना, कांस्टेंट, या तो कोई नंबर रहता है ना, नंबर रहता है तो वो कांस्टेंट। और कांस्टेंट हमें क्या पता है, कांस्टेंट क्या है, डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, constants are always dimensionless. Constants are always means that some constants have dimensions, but number like dimensions like number, constants like number, any number are dimensionless. Okay, like theta means like theta means angle 30 degree. 30 degree is dimensionless. 30 degrees means like 2 means dimensionless. Okay, these constants are dimensionless. So we can we conclude that this part is a dimensionless part. This part is a dimensionless part. This part is a dimensionless. Okay, this part is a dimensionless part. Now we will read that dimension. Okay, the dimensionless part means m0 l0 t0, these are dimensionless, and this is alpha t square. Okay, these parts are dimensionless. Dimensionless means m0 l0 and t0. Okay, now
m0 l0 t0 alpha t square. T there is given, t is equal to time, and the dimension of time is equal to t square. Now alpha is equal to, now t square will be shifted to this side, and we will get m0 l0 t minus 2. Okay, we got the value of alpha. What is the dimension of alpha? m0 l0 and t minus 2. Okay, we get it alpha. Okay, now next question. Next question is question number 5. Find beta in equation. What is the given equation? In p is equal to alpha by beta and e to the power minus alpha z by k theta, minus alpha z by k theta. Okay, given P is equal to pressure, Z is equal to distance, theta is equal to temperature, and K is equal to Boltzmann constant. आप लोगों को तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो आपको फॉर्मूला तो थोड़ा सा याद नहीं होगा, तो मैं इसका यूनिट बता दे रहा हूँ. इसका यूनिट है kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर k. दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ये आपका यूनिट है. आप यूनिट से आप डायमेंशन पता लगा सकते हैं. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बीटा, यहाँ पे बीटा बोल रहा है हमें फाइंड करने, है ना, बीटा फाइंड करने बोल रहे हैं. अब बीटा को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका अल्फा फाइंड करना होगा, है ना. अल्फा फाइंड होगा तब ना डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा में बीटा ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं. तो इसी वजह से यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है. तो ये अल्फा, ये पार्ट देखे तो ये पार्ट, इतना पार्ट देखे तो इतना पार्ट क्या है. मैंने क्या कहा था अगले क्वेश्चन में, एक्सपोनेंशियल e के पावर में कोई भी पार्ट हो तो वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है. क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है. तो डायमेंशन लेस को हम कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन m0 l0 t0 है ना. डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड बाय के थीटा, तो m0 l0 t0 इज इक्वल टू डायमेंशन. अल्फा तो हमें मालूम नहीं है, अल्फा. अब जेड कितना दिया हो, जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया. अब के मतलब क्या है, के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अब इसका यूनिट निकालें, अब इसका डायमेंशन निकालें. केजी का क्या हो गया, केजी का m हो गया, है ना. अब उसके बाद मीटर स्क्वायर का क्या हो गया, l स्क्वायर हो गया बाय, अब सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, t स्क्वायर हो गया. उसके बाद के का, के मतलब क्या होगा, थीटा. के मतलब के ही हो गया, टेम्परेचर. के मतलब टेम्परेचर. अब इसका डायमेंशन निकाले तो क्या होगा, m l स्क्वायर t माइनस 2 और यहाँ पे k माइनस 1. इसका डायमेंशन हो गया, है ना. ये किसका डायमेंशन हो गया, थीटा का, है ना. बोल्ट्जमैन ये के का डायमेंशन हो गया. क्या हो गया, ये के का डायमेंशन हो गया. अब के का डायमेंशन, ये के मतलब टेम्परेचर हुआ. क्या हो गया, ये के मतलब टेम्परेचर है. अब यहाँ पे देखिए इसका डायमेंशन हम लिख ले, m l स्क्वायर t माइनस 2 एंड k माइनस 1. अब इसके बाद थीटा का वैल्यू क्या है, टेम्परेचर को क्या लिखेंगे, टेम्परेचर को के ही लिखते हैं, केल्विन. टेम्परेचर मतलब केल्विन का के लिखते हैं, या तो आप थीटा भी लिख सकते हैं, केल्विन, है ना. अब इसको देखिए, अब इसको इस साइड शिफ्ट करिए. इसको शिफ्ट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू m l. अब ये l वाला को जोड़ दीजिए, m l स्क्वायर t माइनस 2, के माइनस 1 है, यहाँ पे के प्लस 1 है ना. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ये और कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे यही बचा और ये यहाँ पे l बचा, है ना. l बचा, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा. और उसके बाद यहाँ पे m, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m l पावर, एक पावर कट जाएगा, है ना, पावर कट जाएगा, t माइनस 2, m l t माइनस 2. मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आया, अल्फा इज इक्वल टू m l t माइनस 2. मतलब ये फोर्स का, अल्फा इज इक्वल टू फोर्स है. क्या है, फोर्स है. मतलब ये एक अंदाजा लगा कि अल्फा इज इक्वल टू किसका यूनिट आया, फोर्स का यूनिट आया, है ना, फोर्स का यूनिट आया. अब दूसरा नंबर में क्या करेंगे, अल्फा बाय बीटा लिखा है ना, अल्फा बाय बीटा. नाउ अब दूसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा करेंगे. क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा. अब p का डायमेंशन क्या है, p का डायमेंशन हमारे पास क्या था, फोर्स अपन एरिया था. तो फोर्स का क्या है, m l t माइनस 2 और l स्क्वायर, है ना.
यहाँ पे क्या आया ml-1t-2। यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या आया प्रेशर का ml-1t-2, ये डायमेंशन आया। और अल्फा, अल्फा का डायमेंशन क्या है, अल्फा का डायमेंशन अभी हमने निकाला यहाँ पे क्या है mlt-2, mlt-2 बाई बीटा है ना। अब ये बीटा को इस साइड करें तो बीटा इज इक्वल टू क्या आया mlt-2 बाई ml-1t-2 है ना, t-2 ये डायमेंशन, ये t-2 कैंसिल, m और m कैंसिल, तो लास्ट में फाइनल आंसर क्या आया l स्क्वायर, क्या आया बीटा इज इक्वल टू l स्क्वायर आया, समझ में आया l स्क्वायर, बीटा इज इक्वल टू l स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बीटा का भी निकल गया, ओके अल्फा का भी निकाले हम, बीटा का भी निकाले, अल्फा का यहाँ पे वैल्यू, बीटा का यहाँ पे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए ओमेगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a omega and k where y is equal to displacement, t is equal to time, and x is equal to distance, okay। and the equation आपको दिया है यहाँ पे y is equal to a sin omega t minus kx, a sin omega t minus kx, okay, a sin t omega minus kx। हम यहाँ पे देखिए क्या है, हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है। अब देखिए ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हो गया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दीजिए। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था इससे पहले कि एक्सपोनेंशियल के पावर में कुछ भी हो तो ये क्या होता है डायमेंशन होता है, क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। एक्सपोनेंशियल के पावर में कुछ भी हो तो वो क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन है और ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, साइन के ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, साइन के साथ जब भी क्या आता है एंगल आता है ना, क्या आता है एंगल आता है, साइन के साथ क्या आता है जब भी एंगल आता है। तो एंगल मैंने क्या कहा था, जैसे कि 30 डिग्री आया तो 30 डिग्री का इसका डायमेंशन है नहीं, डायमेंशन लेस है, क्या है डायमेंशन लेस है। 30 डिग्री जैसे कि 2 पाई आया है, 2 पाई इज कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट सा डायमेंशन लेस, क्या है डायमेंशन लेस है। तो इसके भी अंदर क्या है ये डायमेंशन लेस है, जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री होगा, सपोज यहाँ पे 45 डिग्री है ना, 30 डिग्री और यहाँ पे सपोज 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये क्या है ये इसका डायमेंशन होगा नहीं होगा, तो इसका डायमेंशन नहीं होने के बाद ये क्या है डायमेंशन लेस है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसका क्या लिख सकते हैं हम M0 L0 T0 है ना, ये डायमेंशन लेस हो गया, इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी लिख सकते हैं, है ना, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे M0 L0 T0 एंड ओमेगा का वैल्यू हमें पता नहीं है, ओमेगा ही लिखिए, टी का वैल्यू टी क्या है टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन हमें पता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आया M0 है ना, M0 L0 T minus 1 आया, क्या आया ओमेगा का वैल्यू क्या आया M0 L0 T minus 1 आया, समझ में आया ना। ये क्वांटिटी ये इतना जो है ना ये क्या है डायमेंशन लेस है, ये क्या है डायमेंशन लेस है, ये क्या है डायमेंशन लेस है, ये भी क्या है डायमेंशन लेस है। अब उसी तरह से सिमिलरली ये भी क्या होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो डायमेंशन लेस, तो M0 L0 T0 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ kx। अब देखिए यहाँ पे M0 L0 T0, अब k का तो हमें मालूम नहीं है, तो k, अब x का तो हमें मालूम है, x क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन l होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k का डायमेंशन क्या आएगा यहाँ पे M0 L-1 T0, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा का भी मिल गया, k का भी मिल गया है ना। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे a का वैल्यू है, अब a का वैल्यू है तो हमें a का वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका और इसका डायमेंशन सेम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, द डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, तो डायमेंशन ऑफ
डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, है ना। डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि द ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन द इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे देखो तो ये इक्वेशन है ना, तो ईच टर्म, एक टर्म ये हो गया है ना, और एक टर्म ये y हो गया, इतना ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। तो डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, ये तो पूरा कांस्टेंट ही हो गया ना, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। तो y का हमें a का बोल रहा है, तो डायमेंशन ऑफ y कितना दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, l होता है ना। तो डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ a, तो ए का डायमेंशन क्या है, एल है, क्या है, ए का डायमेंशन एल है। इसी तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ना, तो आज जो है अब दूसरा टॉपिक है ना, इतना क्वेश्चन लगाने के बाद अब दूसरा टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब इसका ये डायमेंशन निकालेगा, एप्लीकेशन सब क्या है ना, डायमेंशन जो हम निकालते हैं उसका एप्लीकेशन क्या है ना। एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन तो हमने कर ही लिया कि कैसे, मतलब वो कैसे इक्वेशन में कैसे डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन के थ्रू से कैसे हम वो दूसरा इक्वेशन का वैल्यू है ना, ए का वैल्यू बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक डायमेंशन क्या है कि वन नंबर में इसका एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द करेक्टनेस of the equation, to check the correctness of the equation। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो इक्वेशन होता है, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया है ना, तो ये एक इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ठीक है कि गलत है ना, ठीक है कि गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हम डायमेंशन के ऐप से हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये डायमेंशन, उसके लिए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन इन LHS इज इक्वल टू डायमेंशन इन RHS। तो इसका जो है, ये इसको चेक करने के लिए डायमेंशन इन RHS इज इक्वल टू डायमेंशन इन RHS। कभी हमने देखा है कि 5 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन होता है, 5 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन नहीं होता है। तो इसका ये जो 5 kg इज इक्वल टू 5 यहाँ पे 10, देखिए यहाँ पे 10 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूटन ही देना पड़ेगा। 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 न्यूटन ही होगा है ना, वहाँ पे केजी यूनिट फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से डायमेंशन, इसका डायमेंशन इज इक्वल टू इस साइड का डायमेंशन होना चाहिए। तो वेलोसिटी का डायमेंशन निकाले तो इसका चेक करें है ना, चेक करें, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। तो वेलोसिटी का क्या है, m0l(t-1), ये हो गया वेलोसिटी का है। अब ये इसका देखिए, इसका देखिए, इसका भी क्या हो गया, m0l(t-1), इसका भी वही हो गया है। अब ये प्लस है, अब प्लस ये एक्सेलरेशन और ये टाइम एक्सेलरेशन का क्या हो गया, l(t-2) इंटू और यहाँ पे t हो गया है ना, t है ना। तो यहाँ पे देखिए तो m0l(t-1) इज इक्वल टू कोई एक कंडीशन को लीजिए, जैसे कि m0l(t-1) प्लस, अब यहाँ पे देखिए तो m0l(t-1), यहीं पर भी वही आया, देखिए तो m0l(t-1), देखिए तो सेम क्वांटिटी है ना, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं, ओके, समझ में ना। तो ये इस तरीके से हम इक्वेशन को चेक करेंगे है ना। तो आप लोग एक चेक करिए कि t इज इक्वल टू 2π√L/g, ये आप लोग चेक करिए करेक्टनेस कैसा है। इसको टाइम का डायमेंशन निकालिए, 2π का, तो ये डायमेंशन लेस हो गया, और इसका डायमेंशन निकालिए आप लोग है, इसका चेक करिए है ना। तो अब हम क्या करेंगे, चेकिंग का। अब हम दूसरा टॉपिक में जाएंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में जाएंगे। ये आप लोग चेक करिए, ये आप लोग होमवर्क करिए, HW होमवर्क, ये आप लोग खुद चेक करिए। ओके, इसी तरीके से हम इसको करेक्टनेस, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ, ऐसे करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम अब क्या करने जा रहे हैं, दूसरा टॉपिक यूज करने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे ना, यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। अब यूनिट में क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू
100 सेंटीमीटर होता है ना, हाँ। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे n1 आ गया, यहाँ पे क्या है u1 है, ये n1 न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और ये यूनिट 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और ये यूनिट 2 है ना। तो यहाँ पे हमारे क्या फॉर्मूला क्या आ गया, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 है ना। मतलब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो n1 इज इक्वल टू क्या है, n2 इज इक्वल टू u2 बाई u1, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ओके, अब हम क्वेश्चन लग लेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये कैसे आया कि अगर हम किसी चीज को चेंज करेंगे तो ये n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 के हिसाब से चेंज करेंगे। अब हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाई, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाई। तो सबसे पहले हमारे क्या क्वेश्चन है हमारे पास 1 न्यूटन। अब यहाँ पे देखें तो ये है एसआई यूनिट और ये है सीजीएस यूनिट है ना। फोर्स का ये एसआई यूनिट और ये फोर्स का सीजीएस यूनिट। तो फोर्स का पहले डायमेंशन निकालें। फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हमको याद है MLT-2 है ना, MLT-2 ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। ये क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन हो गया। तो फोर्स का डायमेंशन सबसे पहले यहाँ पे लिख ले, F इज इक्वल टू MLT-2 यहाँ पे लिख लिया। अब इसको जो है अब ऐसे करके हम यहाँ पे निकालेंगे। तो n1 इज इक्वल टू n1 कितना है हमारे पास, n1 u1। अब ये वाला फॉर्मूला n1 हमारे पास फॉर्मूला n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 है ना। तो हम पहले n1 u1 u2 हम पहले फाइंड करें। उसके बाद हमारे पास हमको ये पूछ रहा है ये इज इक्वल टू क्या होना है ना। हमारे पास वो n2 पूछ रहा है, तो n1 हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 दे दे। उसके बाद क्या है m1 मास, मतलब मास, ये मास कितना है, मास कितना होता है फोर्स में, फोर्स का यूनिट क्या है ma, m मतलब मीटर है ना, m मतलब मास मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट से हमें ये m1 पता चल गया, m1 इज इक्वल टू 1 kg, क्या है 1 kg, m1 इज इक्वल टू 1 kg, l1 इज इक्वल टू क्या है 1 मीटर और t1 इज इक्वल टू क्या है, t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब उसी तरीके से n2 तो हमें मालूम नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ दे। उसके बाद m2 कितना है सीजीएस यूनिट में क्या होता है, ये केजी जो है ग्राम में चेंज होता है, केजी जो है ग्राम में, तो 1 ग्राम हो गया है ना। तो इसके बाद L2 अब ये मीटर जो है सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है, तो 1 सेंटीमीटर हो गया है ना। तो अब T2 इज इक्वल टू कितना हो गया, T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड ही रहेगा, T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड रहेगा। देखिए केजी का सीजीएस यूनिट 1 ग्राम, मीटर का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर और सेकेंड का सीजीएस यूनिट सेकेंड ही होता है। ओके, अब हम इसको फॉर्मूला लेंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 वाला फॉर्मूला लेंगे। हमारे पास ये n2 मांग रहा है, n2 मांग रहा है मतलब ये यूनिट 2, तो n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाई u2 है ना, n1 u1 बाई u2। अब n1 हमारे पास 1 है ना, n1 इज इक्वल टू अब u1 यूनिट 1 बाई यूनिट 2। अब ये देखिए यूनिट तो m l और t है ना, तो ऐसे करें m1 m2। अब यहाँ पे पावर, अब ये किस पे कैसे करके डिपेंडेंट है, फोर्स जो है ये फोर्स का यूनिट है। अब फोर्स मास पे कैसे डिपेंडेंट है, पावर 1 से डिपेंडेंट है ना, क्या है पावर 1 से डिपेंडेंट है, तो पावर 1 दे दे यहाँ पे। उसके बाद L1 बाई L2 दे दे यहाँ पे, L1 बाई L2। अब L1 और L2 पे कैसे डिपेंडेंट है, ये 1 से डिपेंडेंट है। और T1 बाई T2 ये कैसे डिपेंडेंट है, -2 से डिपेंडेंट है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए 1, अब यहाँ पे देखिए m1 m2। अब m1 हमारे पास कितना है 1 kg है। अब ये kg को हम इसमें चेंज करने जा रहे हैं, किसमें, इसमें चेंज करने, इस यूनिट में चेंज करने जा रहा है। अब इस यूनिट में चेंज करने के लिए इसको भी इसी यूनिट में चेंज करने पड़ेगा। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है, क्या होता है 1000 ग्राम होता है। और m2 कितना है 1 ग्राम है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि हम जो है ये यूनिट हो जाए ना इस यूनिट में चेंज करने जाते हैं, सीजीएस यूनिट में है ना, सीजीएस यूनिट में। तो सीजीएस यूनिट में चेंज करने के लिए तो इसको भी सीजीएस यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी सीजीएस यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। केजी का सीजीएस यूनिट कितना होता है ग्राम होता है। अब 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, तो वही किया हम लोग। अब L1 फिर इसको भी सीजीएस यूनिट में चेंज कीजिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर। और नीचे में L2 कितना है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। पावर में कितना है, पावर में 1 है। और उसके बाद 10 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब ये यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, इसका तो कोई यूनिट चेंज ही नहीं होगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या आया n2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 से 2 मल्टीप्लाई होता है वही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर, यहाँ पे 10 टू द पावर 3 हो गया, 10 टू द पावर 4 हो गया ना, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर है। ये देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर 4, ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आया
सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है 10 to the power 3 10 to the power 2, तो ये जोड़ के क्या आ गया n2 इज इक्वल टू 10 to the power 5 इन CGS यूनिट, मतलब यहाँ पे डाइन आ गया। क्या आ गया डाइन आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 to the power 5 लिखेंगे। ओके क्या आ गया n2 इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ओके समझ में आया ना 10 to the power 5 डाइन आ गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले क्या करेंगे, पहले न्यूटन किस चीज का यूनिट है ये यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ये m1 n1 के लिए इसका यूनिट लिखेंगे, किस चीज का वो फॉर्मूला है, उसके हिसाब से यहाँ पे ये फिल करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लेंगे, उसके बाद करेंगे। ओके नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg स्क्वायर, है ना, इन SI यूनिट। Find the value of CGS unit. Find the value of CGS unit. CGS unit मतलब यहाँ पे CGS यूनिट में बोल रहा है फाइंड करने के CGS यूनिट। अब इसको आप क्या करेंगे, CGS यूनिट में फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये किस चीज का CGS यूनिट मांग रहा है, इसका CGS यूनिट मांग रहा है ना, इस चीज का। अगले क्वेश्चन में फोर्स का मांग रहा था, अब इसमें जी का मांग रहा है। तो जी का डायमेंशन सबसे पहले निकालें। जी का डायमेंशन देखिए, तो ये क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो हमें जी का मांग रहा है, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई एम है ना। तो एफ का डायमेंशन क्या है एम एल टी माइनस 2, उसके बाद आर का स्क्वायर एल स्क्वायर, उसके बाद एम मतलब एम का kg का मास का डायमेंशन एम स्क्वायर, दो मास है तो एम स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें, एम एल क्यूब टी माइनस 2 है ना बाई एम स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आया एम माइनस 1 आया, एम माइनस 1 एल क्यूब एंड टी माइनस 2। समझ में आया, इसका ये जी का डायमेंशन है, यहाँ पे जी का डायमेंशन मैंने निकाला। अब जी का डायमेंशन यहाँ पे लिख लिया, क्या है एम माइनस 1 एल क्यूब, उसके बाद टी माइनस 2, ये जी का डायमेंशन है। अब जी का डायमेंशन लिखने के बाद क्या करेंगे हम, इसको सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे इसको n1 कितना है हमारे पास 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है। उसके बाद m1 अब इसका यूनिट, अब इसको यूनिट से हम पता करेंगे। यूनिट क्या है न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर kg स्क्वायर है, तो न्यूटन में क्या है। अब यहाँ पे हम इसको न्यूटन को भी ब्रेक कर लें, न्यूटन का क्या है kg मीटर पर न्यूटन का क्या है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो kg मतलब क्या हो गया यहाँ पे kg मतलब ये हो गया kg मतलब, हाँ तो kg मतलब 1 kg मास। तो ये ऐसा यूनिट में तो kg का kg रहेगा ना, हाँ तो L1 कितना हो गया, L1 इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया, है ना। और उसके बाद T1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 सेकेंड हो गया। अब उसके बाद N2 हम कैसे फाइंड करें, N2 तो हमें बोल रहा है फाइंड करने के लिए CGS यूनिट में, तो हमें पता नहीं है। तो अब M2 कितना आएगा, kg कितना है, kg किस में होगा ग्राम में होगा। उसके बाद L2 कितने होगा 1 सेंटीमीटर में होगा, है ना। तो T2 कितना किस में होगा, T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड में ही होगा, है ना। ये हमने फाइंड कर लिया। अब फॉर्मूला लगाए N1 इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 लगाए फॉर्मूला। अब हमें N2 का वैल्यू मांग रहा है, तो N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाई U2, है ना। अब इसके बाद N1 इज इक्वल टू अब U1 बाई U2, तो क्या देंगे हम M1 बाई M2। अब पावर कैसे देंगे, इसका पावर किससे डिपेंडेंट है, यहाँ से हम यूज करेंगे पावर। M पे कैसे डिपेंडेंट है -1 पे, इंटू उसके बाद L1 बाई L2, यहाँ पे कैसे L1 से कैसे डिपेंडेंट है 3 क्यूब से डिपेंडेंट है, इंटू उसके बाद T1 बाई T2 से डिपेंडेंट है -2 से डिपेंडेंट है ना। समझ में आया ना, हाँ तो ऐसे करके करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हाँ अब इसको जस्ट सॉल्व करना है ना। N2 इज इक्वल टू N1। अब इसका वैल्यू रखिए, M1 का वैल्यू कितना है। अब इसको हम इसमें चेंज करने जा रहे थे, इसको भी इसमें चेंज करना है। 1 kg इज इक्वल टू कितना आएगा 1000 ग्राम आएगा, क्या आएगा 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम, है ना। पावर में कितना है, पावर में -1 है, तो -1 दे देंगे, इंटू अब इसको भी, अब इसको L1 कितना है, L1 1 मीटर है। अब इसमें चेंज करने जा रहे हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू
100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, पावर कितना है 3 है ना, पावर 3 है तो 3 दे देंगे, इज इक्वल टू 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, पावर कितना है, पावर -2 है ना। अब इस यहाँ पे देखिए n2 इज इक्वल टू n1, अब इसको सॉल्व करिए, अब ये माइनस में होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/1000 आ गया है ना, 1/1000। जब ये इसको चेंज करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो यह क्या आ जाएगा, नीचे ऊपर आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे अब ये 10 टू द पावर 100 आ गया है ना, क्या क्यूब आ गया इंटू, अब ये तो 1 का 1 ही रह गया। हाँ, अब इसको चेंज करें, n2 इज इक्वल टू n1, अब इसको 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3 इसको लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर -10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं ना, 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं L क्यूब, 10 टू द पावर -3, सॉरी यहाँ पे -3 होगा, क्या होगा यहाँ पे -3 होगा, उसके बाद -2 है ना, -2 -3 नहीं होगा, 3 होगा, और यहाँ पे 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, यहाँ पे 10 टू द पावर 3 होगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 आ गया, समझ में आ रहा है। इसको जो है हमने 1 kg इज इक्वल टू कितना आएगा 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम को जब हम इसको चेंज करेंगे, क्या जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हम जब चेंज करेंगे, ऐसे करिए, इसको ज़्यादा झंझट मत करिए, ऐसे करिए n1, तो n1, अब इसको देखिए 10 टू द पावर क्यूब मतलब क्या होगा, कितना आएगा, नीचे में कितना है 1000 है, 1000 है ना, हाँ, तो इंटू अब ये 1 सेकेंड का 1 ही रहेगा, तो n2 इज इक्वल टू n1 कितना है हमारे पास 6.67, मैंने इसको जस्ट लिखा 10 को पावर क्यूब इतना आता है, और ये 1000 को यहाँ पे लिख दिया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, अब ये 30 कैंसिल, 10 टू द पावर 3 आ गया, 10 टू द पावर 3 आ गया। अब इसको हम चेंज करें 6.67 इंटू 10 टू द पावर, अब 11 में से 3 गया तो कितना आ गया 10 टू द पावर -8 in CGS units, 8 in CGS unit, in CGS unit, ओके, समझ में आ रहा है ना। हाँ, इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ कि पहले क्या करना है, पहले जिस चीज का यूनिट मांग रहा है उसका डायमेंशन निकाल ले, उसके बाद ये करें है ना, ये करने के बाद उसके बाद ये फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगाने के बाद ये पावर जो है इस हिसाब से दे, है ना, पावर जो है इस हिसाब से दे, इसके बाद जो है इसको सॉल्व करते करते हमारे पास इन CGS यूनिट में ये n2 का वैल्यू कितना आ गया, ये n2 का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 है ना, 10 टू द पावर -8 इसका वैल्यू इतना आ गया, ओके। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, तो हम अगले चैप्टर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे डेरिवेशन, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम डेरिवेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ फार्मूला, है ना। जो फार्मूला है डिफरेंट टाइप का फार्मूला है, ये सबको हम किस चीज़ से डिराइव करेंगे, जैसे कि किस चीज़ से डिराइव करेंगे, जैसे कि हमारे पास फार्मूला है 2π√L/g, ये फार्मूला को हम क्या करेंगे डायमेंशन के हिसाब से, डायमेंशन के हेल्प से इसको हम डिराइव करेंगे, ओके, डायमेंशन के थ्रू से हम इसको डिराइव करेंगे। तो हम अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे डेरिवेशन ऑफ फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ओके। तो आप लोग, अगर आप इस चैप्टर का नोट चाहिए तो आप हमें मैसेज करें, मैं आप लोगों को ये व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट बना के इस लेक्चर का नोट में आप लोगों को भेज दूंगा, हैंड रिटन नोट है, तो आप लोग कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।